आपने? एनवायरनमेंट ही क्यों चुना? फॉरेस्ट्री क्यों आपकी क्यों आप ये करना चाह रहे थे? सबसे पहले तो आपका जो मंच है सिटीस्कोप, जी सर। उसकी पूरी टीम को, आपको और पूरे दुनिया के अंदर जो भी इस धरती के हरा भरा रखने के लिए, इसको खुशहाल रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को विश्व वानिकी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मुझे सुबह से आज विश्व वन दिवस के मौके पर 3-4 स्थानों पर सहभागी होने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो वहाँ पर भी ये सवाल आया था कि मैंने यही क्यों चुना। आपने भी वही सवाल किया है। मैंने नहीं चुना है, ये एक भ्रम है हमारा। मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं ऐसा चुन रहा हूँ, मैं वैसा चुन रहा हूँ। हम निमित्त मात्र हैं, किसी भी मिशन में हम निमित्त मात्र हैं। आप गोवर्धन से आते हैं तो गोवर्धन वाले से मैं यही उम्मीद करूं कि वो गाय चराएगा और बंसरी बजाएगा? नहीं सर। या वो पहाड़ पे बैठा रहेगा? क्या वहीं गाय बांध के गोवर्धन के नीचे ही सब कुछ करेगा? गोवर्धन की लड़की पत्रकार के नाते इंटरव्यू भी ले रही है और भी क्षेत्रों में काम करती है। तो विधाता तय किया करता है ना। आपने जन्म में थोड़ी तय कर लिया था कि एक दिन वहाँ पर विष्णु लांबा का इंटरव्यू लेना है, पत्रकार बनना है। मेरा पर्यावरण का काम शुरू से रुचि थी। क्यों थी मुझे इसका मतलब नहीं, लेकिन हाँ, किस कारण से ये बनी इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि मेरी माँ के कारण मैं पर्यावरण में आया। मेरे छोटा सा बाड़ा एक जगह थी गांव में, वहाँ पर छोटे छोटे पौधे, मिर्ची, टमाटर, बैंगन, भिंडी, ये सब लगाना। और उसको फिर चिड़िया आती थी तो वो जब कोमल कोमल बीज निकलता है तो पत्तियाँ दोनों के ऊपर एक बीज चिपका रहता है। जब वो धीरे धीरे बढ़ती है तो बीज गिर जाता है और वो नया पेड़ बन जाता है। ऐसा होता है ना, अगर आपने करीब से देखा हो। तो वो जो दृश्य देखता था, उसके कारण से लगाव बढ़ा और नोटिस करता था कि कैसे क्या क्या चीज़ें हो रही है। तो माँ ने बहुत कुछ सिखाया बचपन में, तो उसके कारण जुड़ाव बना। लेकिन मैंने चुना ऐसा नहीं है। आपके संस्कार, आपके आसपास का वातावरण, वो आपको ये सब चुनने में कहीं ना कहीं मददगार होता है। तो उसके कारण से भी आप जुड़ पाते हैं। कब से हैं सर आप इसमें? शुरुआत तो 7 साल की उम्र में की। तो 7 साल की उम्र में शुरुआत की और तब से बस चलते गए, उठते पड़ते गिरते गए और बढ़ते गए। एज अ प्रोफेशन आपने कब सोचा कि मैं? हाँ, मेरे जो आदर्श हैं, मार्गदर्शक हैं, माननीय धन प्रकाश जी त्यागी, 103 साल की उम्र में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। माननीय त्यागी जी से मैंने अंततोगत्वा पूछा। एक दिन मैं परेशान हो गया, घर वाले मेरे परेशान कि मेरा बीएसएफ में जाने का बड़ा वो था, या मैं नागा सन्यासी होना चाहता था। मुझे बड़ा बैरागियों से बड़ा वो है। तो मेरी इच्छा थी कि या तो मैं जूना अखाड़े चला जाऊं या कुछ करूं। तो दीक्षा लेने का प्रयास किया, मुझे आश्रमों में दीक्षा भी नहीं मिली। मैं भटकता रहा बचपन में, 3 तिलक, चोटी और बड़ी बड़ी जटा लेकर के सब जगह, छोटी सी आयु में। तो वो मेरा नहीं बन पाया। और कम अल्प आयु में बहुत सारे खेल विधाता ने मेरे साथ एक्सपेरिमेंट किए, तो लेकिन मैं नहीं हारा, मैं थका नहीं। वो मैंने कहा ठीक है, तो जितना खेलना है खेलो, अपन भी तैयार हैं। अंततोगत्वा माननीय धन प्रकाश जी त्यागी के पास में गया और बहुत ही उनकी बड़ी कृपा है मेरे जीवन पर। माननीय त्यागी जी ना होते तो शायद आपके सामने मैं न होता। बहुत बड़ा योगदान है। जितना लोगों का, दुनिया में लोगों का योगदान है, उसमें सबसे ज़्यादा धन प्रकाश जी त्यागी का योगदान है। मैंने उनके पास गया और अपने आप को सरेंडर कर दिया। मैंने कहा अब आप हुक्म कीजिए, मैं क्या करूं। बीएसएफ में नहीं जा पाया, साधु बनना था, दीक्षा नहीं ले पाया। और आपके रास्तों पर चलना है तो उस रास्ते पर मेरे लिए विकल्प नहीं है। पर्यावरण तो आजकल आ गया, आजकल वो पर्यावरण गतिविधि के नाम से उधर काम शुरू हुआ है और बड़े अच्छा काम शुरू हो रहा है। माननीय गोपाल जी भाई साहब के मार्गदर्शन में मुझे पोरू में भी काम करने का मौका मिला और अभी भी समय पे वो मुझे आदेशित करते रहते हैं। और जब भी मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है तो मैं बिल्कुल जाता हूँ, अपना घर समझ कर जाता हूँ। लेकिन उन्होंने तय किया कि तुम ऐसा करो ना, पर्यावरण का काम कर रहे थे ना। मैंने कहा वो तो चल रहा है। बोले वो कोई कैरियर होता है क्या भाई साहब? वो तो एक शौक है मेरा, तो मैं लगा रहा हूँ पेड़। तब तक मुझे नहीं पता था कि मेरा ये काम है, जीवन में मुझे करना है, नहीं पता था मुझे। उन्होंने कहा नहीं तुम्हें इस दिशा में ही अब तुम अपना भविष्य निर्धारित कर लो, इसी मार्ग पर तुम्हें चलना है। मैंने एक लंबी सांस ली। मैंने कहा आज भाई साहब ने बोल दिया तो बात खत्म हो गई। अब इनके मार्गदर्शन में जीवन को आगे इसी को कार्य बनाना है। पहले मैं नहीं मानता था कि ये भी एक काम है, पहले मेरा शौक है, जुनून है, पेड़ लगाना है, बात खत्म। उसी समय दौरान मुझे राष्ट्रपति भवन जाने का मौका मिला और प्रणब मुखर्जी का मैं आभारी हूँ, महान विद्वान नेता, भारत के माननीय पूर्व राष्ट्रपति। उन्होंने फिर जब ट्री मैन ऑफ इंडिया का नाम जोड़ दिया साथ में, तो फिर मेरी चल पड़ी।
निकल पड़ी, कहते हैं ना। अरे सर, तो प्रणव दा का आभारी हूँ मैं, उनकी कृपा से आज रास्ते बनने लगे हैं, ज़माना हमारी ओर देखता है, वरना हमारी ओर ऐसे देखता था निकृष्टता से, है ना, बहुत गिरी हुई नज़रों से देखता था कि कौन, अच्छा वो पजामा पहन के वो जो चप्पल वाला, हाँ, वो सुबह सुबह आया था थैला लटका के इधर से जा रहा था वो, हाँ, क्या पता उसका ना कहाँ खाता है, कहाँ पीता है, क्या इस तरह का था ना। लेकिन भारत में झोला छाप लोगों ने इतिहास बदले हैं, इतिहास बनाए हैं, है ना। और हम तो अभी भी आपके पास आया हूँ तो मैं थैला लेके आया हूँ। अभी भी आपने देखा वो यूनाइटेड नेशंस का एक मीटिंग में मिला था अभी, वो तब से ही मेरे कंधे पर है। कल उदयपुर में हमने 1 लाख पेड़ लगाने की शुरुआत की अल्फा ग्लोबल इंडिया के साथ में। हाँ, कल शुरुआत करी है, अभी कल सुबह 11:45 की फ़्लाइट से मैं इधर पहुँचा जयपुर और आज ये संभाल लिया। कल शाम को मुंबई निकल जाना है वापस। तो चल ही रहा है ना, कुछ न कुछ, सोच ही नहीं सकते कभी क्या है। सर ये 7 साल की उम्र में ये जो माँ के साथ आप ये बिल्कुल एक एक पौधा लगाना, एक एक सब्जियाँ देखना, यहाँ से लेके ये ट्री मैन ऑफ इंडिया, ये इन तक का ये जो सफ़र था, इसमें आपको सबसे ज़्यादा कठिन ऐसा कोई क्षण लगा हो कि ये मेरे से होगा क्या ये मैं कर पाऊँ? ऐसा बहुत जगह आया। पहली बात तो ये है कि मेरी माँ के साथ जो हमने प्लांटेशन की शुरुआत की, जो संस्कार मेरी माँ से मुझे मिले, वो उस परिस्थिति को, उस कालखंड को, उस ऑरा जो चारों तरफ की चीज़ों को मैं देखता हूँ, वायुमंडल को, तो एक सामान्य परिवार, एक सामान्य गांव, हमारे सामान्य संस्कार, हम वैरागी लोग हैं, तो बस मंदिरों में भगवान की भजन करना, भोजन करना, अतिथि की सेवा करना, बस यही काम। तो उस सामान्य से जीवन में हम थे। लेकिन आसपास की चीज़ों ने बहुत प्रभावित किया। मैं जिस घर में पैदा हुआ उस घर में विशाल बरगद का पेड़ था। 500 गिद्ध मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। 500 गिद्ध, आप कल्पना करो कितने गिद्ध होंगे गांव के अंदर। 100 150 मोर मैंने अपनी आंखों से देखे हैं ऐसे। राष्ट्रीय पक्षी जो आज विलुप्त होने के कगार पर है, शेड्यूल 1 का मामला है। आज वो गैर जमानती केस है, अगर कोई शिकार करता है तो 5 लाख रुपए जुर्माना है। उस समय थोड़ी कम समय में बहुत सारी चीज़ों को बदलते हुए देखा। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी रही मेरे साथ में, मेरे परिवार में कोई IAS नहीं, IPS नहीं है, इसलिए मेरे दिमाग में गलत फितूर नहीं आया कि वो IAS IPS इसलिए मेरा साथ दे देगा। मेरे परिवार में कोई बड़ा नेता नहीं है कि मेरे ऊपर ये हो जाता है ना कि नेताओं के बच्चे, बड़े अफसरों के बच्चे कहीं पहुंच जाते हैं, उनके नाम से ही काम हो जाते हैं उनके। जिस सर्टिफिकेट को लेने के लिए मुझे 20 साल लग गए पर्यावरण के क्षेत्र में, राजस्थान वन विभाग से 20 साल, वो अधिकारी एक फ़ोन करता है केवल जिला वन अधिकारी को, वन मंत्री को, कि यार अपनी बच्ची ऐसे ऐसे कर रही है, उसका एक सर्टिफिकेट देना है। वो घर बैठे आ जाता है उसको। बहुत बड़ी पीड़ा कही है मैंने आपको, आसान नहीं है ये। गरीबों के, सामान्य परिवारों के बच्चों के लिए ये खतरनाक बात है। आज तो ठीक हम खेल रहे हैं, और इन मंत्री अधिकारियों से भी खेल रहे हैं, जो भ्रष्ट चोर डकैत है ना, इनकी बैंड बजा रहे हैं बहुत अच्छी वाली। सच बता रहा हूँ मैं आपको, मैं लाइव बोल रहा हूँ आपको, और आपने तो देखा सब चीज़, 3 अटैक हुए मेरे ऊपर। तो मेरा निवेदन ये था कि उस समय में और इस समय में मैं सोच भी नहीं सकता था। ये तो उसकी छतरी वाले की कृपा है, आपके गोवर्धन वाले की। वो जो करता है ना, वो जो करता है वही निर्धारित होता है दुनिया में। हम तो माध्यम हैं। आज निर्धारित, आज तय नहीं होगा ये कि विष्णु लांबा का काम अच्छा है तो कितना अच्छा है, बुरा है तो कितना बुरा है। ये 1500 साल लगेंगे। तुलसीदास को धक्के मारने वाला उदाहरण आपको पता है, 500 साल लग गए, तब पता चला कि बाबा तुलसी महान थे। आज पता चल रहा है, वरना उन्हीं के शहर में उन्हीं के लोगों ने, उसी जाति के लोगों ने, समझ रहे हैं आप, धक्के मार कर निकाल दिया था। विवेकानंद का जीवन आपको पता है, कैंसर से मौत हो गई, इलाज तक नहीं करा पाए। रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी पता है, चाणक्य की कहानी पता है आपको, मेघदूत ज्ञान विज्ञान शाकुंतलम लिखने वाले कालिदास की कहानी पता है आपको। इतिहास में ये सब तो होता है। संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम की जीवन आप पढ़ो, किस तरह की जीवनी उनकी रही है। महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलोगे तो संघर्ष तो आएंगे। आपको विधाता ने अधिक परीक्षा देने के लिए ये मार्ग चुना है। सो कॉल्ड एनवायरमेंटलिस्ट नहीं है, सो कॉल्ड क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट नहीं है कि कहीं पर एयर कंडीशन कमरे में बैठ कर के आ गए। हाथ नहीं धोए मैंने, पेड़ लगा करके देख लीजिए। आज मैंने हाथ नहीं धोए, अभी पेड़ लगा के आ रहा हूँ मैं कॉलेज में, और 2 किलोमीटर दौड़ते हुए आ रहा हूँ, क्योंकि रास्ता बंद है पूरा, आपको पता है। गाड़ी वहाँ खड़ी है गांधी जी के चरणों में। सर ये जो 20 साल का जो आपका संघर्ष रहा, जिसमें जब आपको 20 साल बाद आपको रिकग्निशन मिला, तो मेरे हिसाब से जैसे आपने कहा कि ये आपके लिए सबसे कठिन समय था कि मुझे रिकग्निशन नहीं मिला 20 साल तक।
ऐसा कहना तो ठीक नहीं होगा कि मुझे सफलता क्या होती है मुझे नहीं पता। मैं सफल होने के लिए कुछ कर भी नहीं रहा। लोग बोलते ना मैं सक्सेस, किसी के सर चढ़ के बोल रही है, सक्सेस क्या होती है मैं नहीं जानता अभी तक भी। मैं तो लांबा गांव का बच्चा हूँ और ज़िंदगी की आखिरी सांस तक लांबा गांव का बेटा बन के ही मरूंगा। मुझे खुशी है भारत का बेटा होने के नाते देश और दुनिया में मुझे विश्व कल्याण के रास्तों पर चंद कदम बढ़ाने का एक प्रयास कर रहा हूँ। मैं कितना सफल हूँ मैंने कहा उसका इतिहास तय करेगा कि हम कहाँ तक पहुँचे। लेकिन हाँ, अपनी तरफ से पूरी जान लगा देंगे। हम राणा प्रताप की धरती को लज्जित नहीं होने देंगे, हम मीराबाई के आदर्शों को लज्जित नहीं होने देंगे। लोकल कम्युनिटीज़ के साथ में आपने कोई ऐसा वो किया है, कोलैबोरेशन किया है कुछ गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ में जो आपके ये इस मिशन को जो है सपोर्ट करते हैं? कोई ऐसा है जिनका आप? मेरे लिए सबसे बड़ा समर्थन ये है कि कम से कम, आज सरकार की आपने बात की, सरकारों का सबसे बड़ा सहयोग और समर्थन ये है कि वो कुछ सहयोग करें ना करें मत कीजिए, हम जो कर रहे हैं उसमें उंगली मत कीजिए। सबसे बड़ा सहयोग ये है सरकारों का, कोई भी हो, चाहे वो किसी पार्टी की सरकार हो, कोई भी नेता हो, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, है ना, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। कोई आगे किसी को चेहरे को लेके जा रहा है, कोई किसी को चेहरे को लेके जा रहा है, तो ये आसान नहीं है। ये सब चीज़ें, सत्य बोलना भी आसान नहीं है। हमने कम से कम ये कलेजा पाया है कि हम किसी के को नहीं मानते, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो मेन चीज़ ये है कि लोगों के साथ जुड़े रहने का मौका मिला है। किसी जाति, मज़हब, धर्म, पंथ, संप्रदाय, ये सब के लिए पर्यावरण एक के लिए नहीं है। पर्यावरण सबका है, सबको करना चाहिए, यही सोच कर हम जाते हैं। लोग मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं तो मैंने मुस्लिम कम्युनिटी को भी जोड़ा है और लगभग 13 लड़कियां और 8-10 लड़के मोमडन भी मेरे कल्पतरु टीम में शामिल हैं, हमारे मिशन में जुड़े हुए हैं। अभी भी वो खुशनुमा मुझे देके गई हैं, ये जो फाइलें हैं ये सब वही देके गई हैं। और पिछले 8-10 साल से वो लड़की हमारे साथ काम कर रही है, बहुत अच्छा गाती भी है। ऐसे बहुत उदाहरण हैं। तो हमने एक रक्षो निगार करके एक कैंपेन स्टार्ट किया है, तो वो मोमडन कम्युनिटी के बीच में वो रह करके काम करेंगी, लोगों को समझाएगी कि हम आपको नहीं कह रहे आप तुलसी की पूजा करो, हम नहीं कह रहे आपको कि आप इसको भगवान मानो, हम नहीं कह रहे कि आप इसको दंडवत हो जाओ, हम ये कह रहे हैं कि ये आपको ऑक्सीजन देता है, हम ये कह रहे हैं कि आपको लगाना ज़रूरी है, हम ये कह रहे हैं कि आप तुलसी में, चाय में तुलसी की पत्ती डालने से आपका जुकाम ठीक हो जाएगा। तो इतना काम तो करो, बस हम इतनी बात कर रहे हैं। तो वो उनके साथ कर रहे हैं। हम लोग बुद्धों में जा रहे हैं, जो बुद्धिस्ट हैं उनके बीच जा रहे हैं। तो उनको हम ये कह रहे हैं कि जो बोधि वृक्ष था गया में जो लगा हुआ है, उस बोधि वृक्ष से कल्पतरु संस्थान 22 राज्यों में काम करता है, दुनिया के 13 देशों में काम करना शुरू किया है। विदाउट गवर्नमेंट ग्रांट हम काम करते हैं, आपसी कंट्रीब्यूशन से काम करते हैं, पब्लिक पार्टिसिपेशन के साथ काम करते हैं और इतने सालों से काम कर रहे हैं। तो सब चीज़ें नॉर्मल हो गई। तो वहाँ पर हमने जो बोधि वृक्ष था उसके बीजों को प्राप्त किया, एक नर्सरी छोटी सी तैयार की और कल्पतरु संस्थान इस बार 27 लाख पेड़ तैयार करके निःशुल्क बांटने के लिए बैठा है। और मैं रोज़ बोल रहा हूँ कि फ्री में लीजिए, आप समझ रहे हैं। तो वहाँ से हमने जो बोधि वृक्ष है, पीपल की जो छोटे छोटे पत्ते वाला पीपल आता है, वो तैयार करवाया और बुद्धिस्टों को कहा कि जिस वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है उस वृक्ष को हम आपको निःशुल्क दे रहे हैं। जहाँ जहाँ पर बुद्ध पाए जाते हैं, बुद्ध के अनुयायी पाए जाते हैं, वहाँ पर उनको पेड़ लगाना चाहिए, पीपल का पेड़ लगाना चाहिए। हमने वैसे ही जाकर के दूसरे समुदायों के जो लोग हैं, जहाँ जहाँ से जिनकी आस्था जुड़ी है, उन वृक्षों को उनके साथ बात कर रहे हैं। हम लोग राम के अनुयायियों से कह रहे हैं कि राम वनगमन जो मार्ग है, राम वनगमन का जो मार्ग है, उसमें या रामायण में जिन जिन वृक्षों का वर्णन आता है, हम उनको जोड़ करके देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी का इंटरेस्ट जगे। लेकिन ये वन, जल, वन्य जीव संरक्षण होना चाहिए, हमारे परंपरागत जल स्रोत बचने चाहिए। ये जितनी भी कम्युनिटीज़ की आपने बात करी है, गवर्नमेंट बॉडीज़ के बारे में बात करी है, ये जब प्लेटफॉर्म्स आपके पास अवेलेबल होते हैं तब तो आप बताते ही हैं कि क्यों इम्पोर्टेंट है। और जब आपके पास प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है तो आप कैसे चाहते हैं कि लोगों तक ये बात पहुँचे, कैसे, कि क्यों ज़रूरी है, क्यों पेड़ ज़रूरी है? मैं देखो, सरकारों को गालियाँ दे दे थक गया। जो भी संवैधानिक मर्यादा में गालियाँ दी जा सकती है, मैंने गालियाँ डट के दी हैं, डंके की चोट पे दी है, आज भी दे सकता हूँ। भारत के पर्यावरण मंत्री को ले आओ, किसी भी राज्य के वन मंत्री को ले आओ, किसी भी एनवायरनमेंट सेक्रेटरी को ले आओ, किसी PCCF को ले आओ, सामने बैठ कर के वो बात करेंगे तो फिर मैं बताऊंगा कि आपने कहाँ कहाँ क्या क्या किया है। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, छुपम छुपाई नहीं करता विष्णु लांबा, जो कमरे में है वही सड़क पर है। लेकिन सच क्या है, उस सच में अगर मैं बहुत ज़्यादा बोलना शुरू करूँगा तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं चूक है। तो मेरा सिर्फ इतना सा है कि मैं आवाज़ दे रहा हूँ, मैंने अपनी आवाज़ पूरी ताकत से दी है, हमेशा पूरी ईमानदारी से दी है।
उस तक पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी या कब पहुँचेगी मुझे नहीं मालूम, मैं उस तक आवाज़ पहुँचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है। मेरी इतने सालों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जो समझ पैदा हुई है वो समझ यही है कि एक तकनीकी स्तर का तरीका है, एक ज़मीनी स्तर का तरीका है। मैं ज़मीनी स्तर का आदमी हूँ, मैं इंटरनेट नहीं जानता, मैं अंग्रेज़ी नहीं जानता, थोड़ी बहुत जानता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं है इन चीज़ों के बारे में, लेकिन मैं अपनी देसी तरीके से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मेरा सिर्फ एक शॉर्ट एंड स्वीट आपके सवाल का जवाब इतना सा है कि जो लोग ट्विटर पर सेव एनवायरनमेंट, सेव क्लाइमेट चेंज लिख करके वो गोरा सा भूरा सा पोस्टर बना करके वो टिका करके आज जो दे रहे हैं ना, आज देखो आप सोशल मीडिया पर बाढ़ आई हुई है, इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे करो आप, बाढ़ आई हुई है। तो वो जो महापुरुष हैं, जिंदा क्रांतिकारी हैं, तो वो उनसे ये कहना है कि एक पेड़ लगा करके इस बार ट्वीट कर दो, अगली बार उस पेड़ को बढ़ा करके दिखा दो कि पिछले साल का ये था और नए साल का ये लगा दिया है मैंने। तो सही मायने में तो ये है, नहीं तो काहे को नाटक करते हो। तो आपने शुरू किया था जी, तो आपने कुछ सोचा होगा कि मुझे यहाँ तक जाना है, ये मेरा विजन है इस चीज़ को लेके, तो क्या उस विजन के करीब है या और नहीं है तो कहाँ तक जाना है सर आपको? छोटे थे तो विजन मिशन जानते नहीं थे क्या होते हैं। ये विजन और मिशन के शब्द तो बाद में पता चले जब अब कई सारी चीज़ें हो रही है चारों तरफ। मैं किसी नेता का नाम नहीं लेना चाहता, नहीं तो लोग पार्टी वगैरह जोड़ देंगे। छोटे थे तो हमारे गांव में एक गोविंद नारायण जी व्यास थे, हम गांव में प्यार से उनको गोमदा दादाजी बोलते थे। उन्होंने एक दिन वैसे जो शौक में बोल दिया मुझे कि मैं तुम्हें कल पेड़ दिलाऊंगा। 4 किलोमीटर नंगा छोटा बच्चा जो चड्डी भी नहीं पहनता गांव में, तो बड़ी उम्र में मिलती है पहनने को, 4 किलोमीटर में पैदल 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 भागता उनके पीछे, साइकिल के पीछे। मुझे किसी ने कह दिया कि वो तो गए इधर, और अब मैंने कहा मेरे तो पौधे छूट गए, मुझे पौधे कौन दिलाएगा। अब 4 किलोमीटर भागा, बेहोश होकर गिर गया मैं रास्ते के अंदर। अभी तो डंबर सड़क बन गया मेंदवा से लांबा तक, पहले वहाँ गडार मतलब क्या बोलते हो आप, कच्चा रास्ता था और बहुत गहरा था। तो मुझे सीन याद है, ठीक ठाक है, ऊपर का पोर्शन काम करता है। तो उन्होंने मुझे दूसरे दिन आके जब मैंने शिकायत की, 5 लोग जब मंदिर के बाहर इकट्ठे हुए भगवान की आरती होने के बाद में, चारों जनाथ मंदिर के महंत थे मेरे पिताजी, तो वहाँ बाहर मैंने कहा कि मैंने कहा दादाजी मैं तो छोड़ गया अब। तो उन्होंने बोला कि बेटा तेरे को मैं, अब दादाजी वो कैसे शर्मिंदगी महसूस हुई उनको, तो उन्होंने एक लाइन बोली कि तेरे को अमृता देवी पुरस्कार मिलेगा। अच्छा तो छोटा मोटा काम नहीं कर रहा है। तो मैं खुश हो गया, मैंने कहा यार एक पौधे से थोड़ा ज़्यादा आ गया ये आदमी। तो मैंने कहा दादाजी आप दिलाओगे? बोले हाँ, लेकिन तभी दिलाऊंगा जब तू मतलब 8वीं पास करेगा। तो मैंने पढ़ाई, मेरे लिए एक दुश्मन का नाम है पढ़ाई, जो मेरी सिलेबस की किताबें हैं, दूसरी नहीं। मुझे महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ना पसंद है, मुझे अशोक महान पढ़ना पसंद है, मुझे चंद्रगुप्त के बाद में आचार्य चाणक्य को मैं पढ़ना चाहता हूँ, महाराणा प्रताप का मैं बड़ा प्रशंसक हूँ, दुर्गादास राठौड़ का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, वो सब मैं पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन मुझे सिलेबस की किताबों से हमेशा मेरी वो रही है। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि 8वीं पास, तो मन में एक मैंने बात पूछ ली उस समय, मैंने कहा कौन अमृता देवी कौन है? बोले कोई अमृता थी कि अमृति देवी, 363 लोग मर गए उसके साथ में गाँव के कई समाजों के, और पेड़ नहीं कटने दिया। तो उस दिन मैंने तय किया कि अपने पेड़ नहीं कटने देंगे यार, पेड़ लगाना ही पुण्य का काम थोड़ी है, पेड़ बचाना ही पुण्य का काम है। तो वहाँ से क्लिक कर गया। ऐसे थोड़े दिन बाद में मैंने 8वीं पास कर ली, तो फिर उनके पास में गया कि दादाजी मैंने 8वीं पास कर ली। बोले वो अभी राजीव गांधी पुरस्कार ही मिलता है, लेकिन 10वीं पास करना पड़ेगा। तो वो लालच देते गए, मैं समझ गया डोकरा, मैंने कहा फालतू पढ़ा दिया अपने को यार, समझ रहा मेरी बात को। तो जिस दिन मुझे अमृता देवी मिला तो मुझे गोविंद दास जी बहुत याद आए, और मैं आभारी हूँ उन लोगों का जिन्होंने प्रेरणा दी गाँव के बच्चों को, छोटे छोटों को। क्योंकि हमारे पास तो नहीं है ना कोई, आजकल चैनल पर ये लड़ने वाले कई सारे आते हैं ना, वो मेरी साड़ी ठीक है क्या, मेरा कुर्ता ठीक है क्या, कैमरा सही है क्या, फिर वो शुरू करते हैं एक्चुअली CO2 ऐसे करती है और कार्बन ऐसे करती है वैसे करती है, वो 4 ज्ञान बांट के चले जाते हैं, है ना। सत्यानाश हो रहा है इस देश का इस सो कॉल्ड एजुकेटेड के लोगों के चक्कर के अंदर। तो ज़मीनी स्तर के लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। लोगों की बात आई है सर, तो ये सवाल मुझे लगता है अभी पूछना चाहिए। किस तरीके से आपको लगता है कि जो आजकल का जो हमारी जनरेशन है, ये टेक्नोलॉजी इतना आ रही है, उसमें आपको कितना लगता है कि आपके काम को हेल्प मिलेगी? स्पेशल थैंक्स टू मार्क जकरबर्ग एंड धीरू भाई अम्बानी। मैं 2 लोगों का हमेशा आभार व्यक्त करता हूँ सुबह उठते ही, हे प्रभु उनकी आत्मा को शांति दो, धीरू भाई को, और मार्क जकरबर्ग को कामयाबी दो। क्यों? मेरे पास में कभी मैं सोच भी नहीं सकता था कि फेसबुक क्या होती है। पहली बार मुझे फेसबुक का पता चला, और वही धीरू भाई का वो छोटा फ़ोन और वो 10 रुपये का रिचार्ज। हमारे इरफान भाई बहुत ग्रेट अभिनेता रहे हैं,
उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। इरफान भाई ने कहा वो देता था वो एड, एक छोटा रिचार्ज कुछ करते थे वो मुझे, तो वो धीरू भाई अम्बानी की और मार्क जकरबर्ग की देन है कि सुबह सुबह जब मैं अपने महान पूर्वजों को, अपने माता पिता को, गुरुदेव को याद करता हूँ, तो उस समय मैं इन 2 लोगों का भी धन्यवाद देता हूँ। जो विष्णु लांबा गली गली में भटक रहा था, देश में इधर उधर बसों पे लटकता फिरता था, 3-3 दिन भूखा रहता था, मकान मालिक आता तो गटर में छुप जाता था कि किराया मांगने आ रहा है मकान मालिक, भूख के लिए, रोटी के लिए मंदिरों की लाइन में लगता था, कभी अमरापुरा वाले उस स्थान पर जाता था। तो वो जो एक मैंने तय किया कि माँ बाप से नहीं लेंगे, घर में परमात्मा की कृपा है, चारों जन हाथ ने दाल रोटी दी है, लेकिन तय किया मैंने कि नहीं लेंगे उधर से, और किसी की नौकरी भी नहीं करेंगे। तो वो जिस तरह का दौर था ना, मैं आपका अधिक समय नहीं लूँगा, वो जिस तरह का समय था ना, वो मुझे लगता है कि बड़ा ख़तरनाक समय था। और उस समय में ऐसे लोग मेरे लिए, तकनीकी जो चीज़ें थी वो निकल करके सामने आई, तो मुझे लगता है कि तकनीकी का जो दौर है वो बहुत, इसका सदुपयोग करना चाहिए। मुझे बहुत दुख होता है कि ये कितनी शर्म की बात है, हम शिक्षा के साथ संस्कार नहीं दे रहे। मैं हमेशा बोलता हूँ, शिक्षा के साथ हम संस्कार नहीं दे रहे। सही, जो 2021 में आपके ऊपर टॉक में जो ये अटैक हुआ, जो पूरा प्रोटेस्ट वगैरह हुआ, तीसरी बार हुआ, हाँ, तो उसके बाद भी सर मतलब ऐसा क्या आपको अंदर से आता है जुनून किस चीज़ का है कि भले कितना भी हो जाए, जान क्यों ना चल जाए? मैं देखो, जान से तो मैं माफ़ी चाहूँगा, आपको बुरा लगेगा, लेकिन मुझे अपने से प्यार नहीं है। हाँ, मुझे नहीं है प्यार, मतलब नहीं है। अब क्यों नहीं है मुझे, मैं क्यों प्यार पैदा करूँ? नहीं है मुझे। मैं ज़िंदगी बिंदास जीता हूँ, अपने तरीके से जीता हूँ, और समझौते नहीं करता सिद्धांतों से। जो मैं एक क्षण भी दूसरे पे व्यर्थ नहीं करूँगा। वो क्या कर रहे हैं 3 लोग उधर, मुझे नहीं मतलब। अगर मैंने देखना है, निगाहें डाली है, तो पूरी ताकत के साथ दूंगा टाइम। उनका हर अच्छा बुरा भी सोचूंगा, उनके 20 साल बाद का भी सोचूंगा कि बताओ तुम्हारी क्या कहानी है और तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारे कैसे काम आ सकता हूँ। ध्यान नहीं दूंगा तो पूरी तरह नहीं दूंगा। जिसके साथ हूँ पूरी तरह से हूँ, जिधर नहीं हूँ उधर देखना भी पसंद नहीं करता। ये महापुरुषों ने इतना कुछ किया है, उनकी पद चिन्हों पर चलने का मतलब क्या है? रोज़ भाषण देते हैं। बचपन में आप क्या करते थे वृंदावन में? आपको लोग बोलते नहीं थे देश की रक्षा कौन करेगा, कौन करेगा? हम एक कहाँ से नाक साफ करते हुए नेक ऊपरी करते बोलते थे, क्या बोलते थे? हम करेंगे, हम करेंगे। और आज समय आया देश की रक्षा करने का, सेवा करने का, तो फिर आप अपने कैरियर पे चिंता करने लगे, फिर आप नौकरी पे चिंता करने लगे, फिर आप अपना ब्लू टिक की लड़ाई करने लगे कि मेरा ब्लू टिक कैसे मिलेगा, इस पर लड़ने लगे। इसके लायक कितने, इस पर लड़ने लगे। ये काम रह गए भारत की संतानों के। भारत के युवाओं की चिंता क्या होनी चाहिए? आने वाले 2047 में भारत कहाँ होगा पर्यावरण की दृष्टि से? हमारे विजन क्या होंगे, हमारे मिशन क्या होंगे? और भारत जब आज़ादी के 100 वर्ष पूरे कर रहा होगा, उस भारत की आज़ादी के 100 वर्षों की खुशहाली में मेरा क्या योगदान है? ये टर्मिनल 2 एयरपोर्ट पे जो लगा हुआ है, ये सारा हमारे हाथ का लगा हुआ है। और दुर्भाग्य की बात है कि अभी अडानी साहब ने वहाँ पर बड़ी मात्रा में पेड़ कटवाए, तो उसका भी हमने विरोध करना पड़ा और हमें ताला भी लगाने का साथ जुटाना पड़ा। हमने ताला लगा दिया। अब लोगों ने कहा वो अडानी हैं, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। हमें तो कुछ नहीं दिखा कौन है कौन नहीं। हम तो गए, ताला लगा दिए, और जो हुआ वो सबने देखा। और बाद में फिर उनको सरेंडर करना पड़ा। उनको जो कुछ चीज़ें हैं सामने हैं सब। मेरा निवेदन ये है, पहला अटैक हुआ टोंक में, दूसरा अटैक फिर एक्सीडेंट करवाने का प्रयास किया गया। तमंचे भी लेके आए लोग बनारस के अंदर, वो भी सब हमने देखा। सरकारें बदलती रहीं, चीज़ें चलती रहीं, वो हालात नहीं बदले, वो माहौल नहीं बदला। अभी जयपुर टोंक की हमारी माननीय जिलाधीश आदरणीय चिन्मय गोपाल जी के पास जाकर के और 5-7 बार गया हूँ। मैंने अपना विषय रखा है और मुझे उम्मीद है कि उन्होंने जल्द बुलाया है, तो शायद हो सकता है कि सुरक्षा के संबंध में भी उनका मुझे सहयोग प्राप्त होगा। मैं आशा कर सकता हूँ। बाकी मेरा काम था रखना, बाकी मैं अपना इरादा नहीं बदल सकता। कोई भी नेता अधिकारी अगर ये सोचे, ये उम्मीद करे कि वो मुझे बुलाकर टेबल पे चाय कॉफ़ी पिला दे, या मुझे सीएम हाउस से फ़ोन करा दे, या किसी बड़े आईएएस अधिकारी से, मंत्री से फ़ोन करा के धमकी दिला दे, या प्यार से कहलवा दे कि नहीं विष्णु हमारा बच्चा है यार, हमारा भाई है, बनास में दोबारा मत जाना। क्यों ना जाऊँ? बनास टोंक की तकदीर है, हमारी जीवन रेखा, हमारी जीवन दायिनी है। हम बनास की गोद में, कोंख में पले बड़े हैं। हम बनास पार करने से पहले पौधा चोर थे। बनास पार करते ही हम विष्णु लांबा हो गए। ये बनास के क्या उस जल की तासीर नहीं है? कौन जानता था विष्णु लांबा को उधर था जब? उस नदी को पार करने के बाद में इंटरव्यू ले रहे हो ना आप? 3 दे के आऊँ ना सुबह सुबह इंटरव्यू, शाम को 8 बजे फिर इंटरव्यू है, कल फ्लाइट है मुंबई की।
परसों वहाँ मंत्रालय में कार्यक्रम है। ये सब कहीं ना कहीं कुछ तो समझिए आप इस चीज़ को। तो आपको भटकना तो पड़ेगा, संघर्ष तो करना पड़ेगा। राम जी नहीं बनते अगर वो सरयू पार नहीं करते तो इसलिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा। तो मेरा निवेदन ये है कि ये अटैक फटेक होते रहते हैं। महाकाल जो तय कर दिया ना, उसको कोई बदल नहीं सकता। ये गलत फहमी है कि कोई मुझे मार देगा। लेके आए थे 3 बार मारने की कोशिश की, क्या हुआ? जांचें हुई, सब कुछ हो गया, सब क्लियर, काम चल रहा है। मुझ पे आरोप लगाया गया था कि मेरे पास करोड़ों रुपया, पता नहीं क्या क्या करता हूँ मैं। वो मुझे भी अच्छा हुआ, स्पेशल थैंक्स टू मुझे जिन्होंने वो किया मेरे लिए। वो 67 रुपये 7 साल बाद मेरा पता चला कि मेरे खाते में 67 रुपया है। मैं चैनल पे बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड बना। आप SBI का रिकॉर्ड तो नहीं बदल सकते। फ़कीरी में जो मज़ा है वो किसी में नहीं है। अरे सर, ये मज़ा लेने चाहिए लोगों को, मैं बता रहा हूँ। कोई क्या उखाड़ लेगा बताओ? और आज अगर कोई किसी ने मैं सल्टा भी दिया तो क्या कौन रोने वाला, क्या करेगा? माँ बाप हैं, परिवार है, शुभचिंतक है, सब लोग। अच्छा है, मैं विष्णु लामा मरे तो लोग पेड़ लगाएं, अच्छी बात है। हमारे मरने में भलाई है। अरे हमने दो शुभचिंतक तो पाले होंगे 25-30 साल की साधना में, तो 30 पौधे तो लगेंगे भाई। हम तो बहुत बड़े आदमी नहीं हैं, कोई बहुत बड़ा कोई हमें कोई इस तरह का वो नहीं है, लेकिन ज़मीन स्तर का काम है ना। आपने देखा होगा अवैध बजरी खनन के मामले में ADM को भी मार दिया लोगों ने, पुलिस के सम्मानीय अधिकारियों को मार दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ, बिल्कुल निस्संदेह रूप से। और हमने भी अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की, सार्वजनिक मंच से भी की, और जहाँ जहाँ जितना कह सकते थे वहाँ कहा कि बिल्कुल गलत हुआ है, उनको अपराधियों को सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन विष्णु लांबा के ऊपर जब अटैक हुआ तो ये ईमानदारी बोल रही होगी, हमारे त्याग तपस्या बलिदान बोल रहा होगा कि भारत तो भारत, दुनिया के कई देशों ने ट्वीट किए, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख ने ट्वीट किए। आप समझ रहे हैं? हमारा खून अगर ज़मीन पर गिरा है तो उसकी कीमत तो दुनिया ने मांगी है ना। तो कहीं ना कहीं आपके त्याग तपस्या में ताकत होनी चाहिए। सबके साथ लगाएंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, BJP, कांग्रेस, ये वो आप जो भी हैं, सबके साथ लगाएंगे। हमारे रास्ते दरख्त परिंदों के रास्ते हैं, लड़खड़ाते ही सही हम चलने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार चलेंगे। सर, ये पेड़ वगैरह तो लग जाते हैं सिटीजन, जैसे ये प्रोग्राम वगैरह होते हैं पेड़ लगाने के, कॉर्पोरेट वगैरह भी करते हैं, पॉलिटिशियंस भी लगाते हैं, अब आम जनता भी लगाती है। एक पूरा हुजूम खड़ा हो जाता है 2 दिन का, 3 दिन का, पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ। फिर लग जाते हैं पेड़, फिर उसके बाद क्या होता है सर? वो सस्टेन कैसे करे सर? वो एक मोटा अनुभव ये है, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस हो, विश्व वानिकी दिवस हो, 21 अप्रैल आएगा, विश्व पृथ्वी दिवस आएगा, वो हो, चाहे कोई भी अवसर हो, हम जब तक अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे, हम माने आम आदमी, और जब तक वो प्रतिकार करना शुरू नहीं करेगा गलत का, तब तक ये होता रहेगा। 5 जून को किसी नेता ने पेड़ लगाया, आपके सांसद ने पौधा लगाया, अखबार ने छापा, आप लोगों ने टीवी पर दिखाया। अगली बार उसको फॉलो न आप करते हैं, न वो जनता करती है। और अगली बार उसने अगर नहीं कुछ किया है, या उसने जो कहा है वैसा नहीं समाज में इम्प्लीमेंट हुआ है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप दिखाना चाहिए। लेकिन आज तो PR एजेंसियां और बैठ गई, कितना अच्छा कवरेज आएगा, क्या क्या लिखा जाएगा। अब उस पत्रकारिता के दौर में मैं क्या बोलूं, बताइए। ये जो सर मेडिसिनल प्लांट आपने, ये जो कोविड के दौरान, इसमें आपने कितने लोगों को उससे सर फ़ायदा हुआ? कैसे आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया? लगभग 1.5 लाख मेडिसिनल प्लांट बांटने का काम हुआ। कल्पतरु संस्थान ने अपनी तरफ से किया है, किसी सरकार या NGO को उस समय साथ लेने की स्थितियाँ भी नहीं थी। लेकिन कई सारे प्रकार के तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ, निर्गुंडी, इस तरह के कई सारे पौधे देने का काम हुआ। स्पेशली तुलसी और नीम गिलोय वॉलंटियर्स ने तैयार किया, हम लोग जाते थे। मुझे सरकार ने इतनी तो कृपा की मेरे ऊपर कि मुझे परमिशन दे दी कि मैं राजस्थान में कहीं भी जा सकता था। तो लगभग 2 महीने तक लगातार 1000 लोगों को डेली खाना बना करके खिलाना, उनको मार्केट में जाना, वो मिलेगा कहीं ना कहीं आपको, हमने रिकॉर्ड के लिए रख रखा है। बाकी इतनी औकात नहीं है विष्णु लांबा की कि किसी को रोटी दे दे हाथ में और फिर भैया स्माइल दो, उधर फ़ोटो खिंचाते हैं आपकी, है ना। इतनी औकात मेरी नहीं थी, तो मैंने वो काम नहीं किया। लेकिन हाँ, एक ईश्वर ने परीक्षा ली हम लोगों की और हम सफल रहे। हम ही नहीं, भारत के लोगों ने। देखो, भारत का युवा जो है ना, वो दुनिया के जिस भी देश में था, आपने गौर किया होगा, हमारी सबसे बड़ी जो कामयाबी है ना, वो ये है कि भारत के युवा दुनिया के जिस देश में थे कोरोना के काल में, उन्होंने वहाँ पर भी अपने लेवल पर सेवा करना शुरू किया।
यूक्रेन रूस के युद्ध में भी आपको देखा होगा, वहाँ पर भी भारतीय युवाओं ने अपनी अपनी तरफ से अपनी सेवाएं देना शुरू किया। वो युद्ध अच्छी चीज़ नहीं है, हम सब शांति के ही पक्षधर हैं, लेकिन जहाँ जहाँ इतिहास में हुआ वो हुआ। कृष्ण से बड़े तो हम नहीं हैं, लेकिन कृष्ण भी नहीं रोक पाए, महाभारत नहीं रोक पाए, ये शाश्वत सत्य है। तो जो हुआ वो शायद ईश्वर ने जो किया वो सब अच्छा बुरा जो किया वो ईश्वर जाने, लेकिन वहाँ भारत के युवाओं की भूमिका हमेशा अच्छी रहती है। तो हमने भी एक छोटी सी कोशिश की और हालात ईश्वर ने बहुत कम समय में सब प्रकार के दिखाए कि मेरे पीपे का आटा ख़त्म हो गया, बहुत बुरी हालत ख़राब हो गई। तो मैंने कहा क्या करूँ, कोविड के दौरान फिर 7 किलो आटा बचा, तो मैं वो मेरी कढ़ाई और लेकर के टोंक रोड पे गया, उधर वो बना करके हमने दिया। तो वो वहाँ तक तो केवल एक इवेंट टाइप का लग रहा था कि यहाँ चलो एक एक्टिविटी हो जाएगी एनजीओ की तरफ से, लेकिन जब वो पूड़ी पकी नहीं और कच्ची पूड़ी पर किसी ने हाथ डाल दिया खाने वाले ने, फिर वो कलेजा फट गया वहाँ पर। मैं बहुत रोया उस दिन, 8 तारीख की बात है शायद, वो कौन सी 8 तारीख थी, बहुत रोया मैं, बहुत रोया। मैं सोचा यार ऐसे पार नहीं पड़ेगी, लोगों को बहुत उम्मीद है हमसे, लोगों की नज़र में हम तो निकम्मे हैं, नालायक हैं, नकारा हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि हम बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये अवसर है रिस्पॉन्सिबल बनने का और दिखाने का अवसर है ये। एक वो बाहुबली में प्रभास का एक डायलॉग है ना कि ईश्वर हर उसको कायर को बहादुर बनने का जीवन में एक मौका ज़रूर देता है। तो वो उस तरह की बात हुई, तो तुरंत प्रभाव से अपने 4-5 बड़े अच्छे दोस्तों को फ़ोन किया। मेरे पास एक 100-150 IAS IPSों की लिस्ट है जिनके साथ मैंने पेड़ लगाए। मैंने सोचा आज इनको भी फ़ोन करते हैं, अच्छा। मेरे काम पड़ता ही नहीं उनसे, पेड़ लगाया। उसके बाद वो अपने मैं अपने, बहुत कम लोगों के साथ कनेक्शन में रह पाता हूँ। बाकी तो वो जिन कुछ लोगों को ईगो रहता है ना कि मैं ऐसा, तो उसको तो हम पूछते ही नहीं है ना। तो उन लोगों को फ़ोन फान भी किए, कुछ लोगों ने क्या। एक मित्र था मेरा, इधर सिंघवी जी हैं, वैशाली में रहते हैं, उन्होंने तो पूरी गाड़ी भर के चावल दाल ये वो फलाना। मैंने कहा ये क्या हो गया। फिर संयोग की बात है कि ये राज्यवर्धन जी राठौड़ जो हमारे वैशाली में रहते हैं, पूर्व केंद्रीय खेल मंत्री, उनका फ़ोन आया कि यार विष्णु ऐसा ऐसा है कि 300 परिवार हैं और उन्होंने ऐसा ऐसा वहाँ पर जगतपुरा में है। तो मैंने देखा तुम्हारे वॉलंटियर अच्छा काम कर रहे हैं कल्पतरू के। तो मुझे पहले तो दुख हुआ कि शायद किसी ने फ़ोटो शेयर कर दी। तो फिर मैंने पता किया कि भाई कहाँ कैसे, तो कोई दैनिक भास्कर में कोई पत्रकार ने कहीं छाप दिया कि भाई कल्पतरू के लोग ऐसे ऐसे अच्छा काम कर रहे हैं। तो उनके माध्यम से वो जानकारी चली गई। अब उस समय हमें तो अखबार कहाँ, होकर वगैरह बेचारे बहुत मेहनत से आ रहे थे। खैर वो पहुँचने से, अखबार में समाचार पहुँचने से बहुत लोग जुड़े। तो जहाँ पर आवश्यकता थी वहाँ से फ़ोन आने लगे कि भोजन की भेजिए यहाँ पर, और जहाँ से हमें लोग दे सकते थे वहाँ उन्होंने देना शुरू किया। तो राज्यवर्धन जी राठौड़ साहब के सूचना मिलने पर 300 लोगों को उधर 3 दिन तक लगातार दोनों समय का भोजन। अब वो मैंने उनको फ़ोन किया कि मेरा तो केवल मैं आसपास तो घूम सकता हूँ, जहाँ मुझे पुलिस, लोकल पुलिस तो सब आपस में चलता रहता है ना रात दिन। तो उन्होंने बोला नहीं मैं कलेक्टर साहब को बोलता हूँ। कलेक्टर साहब ने मेरे को वो बना दिया, परमिशन दे दी। फिर तो क्या था, फिर तो हम निकल पड़े। फिर तो 2000 लोगों का डेली भोजन, मतलब 2 महीने तक 1000 लोगों का डेली भोजन बनाना, और यहाँ भी देना वहाँ भी देना। एक सरदार जी मिले, सरदार जी मैं बड़ा आभारी हूँ उनका। उनके वो कौन सा तिलक नगर में वो रहते हैं, मैं उनका मकान नंबर तो भूल गया। उन्होंने कहा कि एक बात याद रखना, किसी को बताना मत कि हम तुम्हें दान दे रहे हैं। वो, उनकी पत्नी, उनकी बेटी, उनका बेटा, उनके माता पिता, सभी पूरा परिवार एक जगह है। उन्होंने अपना एक सिस्टम बना रखा है। तो मैं गया वहाँ पर, तो हमने उसको रिकॉर्ड ज़रूर करवाया। ऑफिशियली रखना ज़रूरी है आजकल, बड़ा समय ख़राब है सर। हाँ समझ में आ गया अभी। तो उधर फाइल फूल में लगाने के लिए रखा, सोशल मीडिया पर हमने नहीं किया। तो वो सरदार जी के पास हम गए, मैंने कहा बताइए। तो बोले हाँ आपका मैंने देखा कल्पतरू संस्थान से हो। मैंने कहा आप अच्छा काम कर रहे हो, कितना पैकेट चाहिए आपको। मैंने कहा 300-400 पैकेट की और कमी है, बाकी तो हमारे पास आटा भी आ गया, आलू प्याज भी आ गए। तो उन्होंने बोला कि मैं आपको रोज़ाना 300 पैकेट भोजन के कंप्लीट बना के दूंगा, आपको सिर्फ ले जाके खिलाने हैं, मेरे पास खिलाने वाला नहीं है। तो मैंने हमारे लड़के को बुलाया, मैंने कहा सरदार जी की 2 मिनट की बाइट ले ले यार, हमारे लिए बड़ी प्रेरणा वाली है, किसी दिन याद करेंगे हम लोगों को बताएंगे आगे। तो सरदार जी ने बोला कि तुम मेरा सारा किया कराया पे पानी फेरना चाहते हो विष्णु। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ, ये तो लोगों को पता चले। अच्छा, बोले नहीं, आपकी कसम मैंने 2 लोगों का फ़ोटो छुप करके लिया, मेरे पास है वो सरदार जी का। एक तो चुपचाप मैंने फ़ोटो ले लिया, उनको पता नहीं चलने दिया, और एक वो सिंघवी जी जो मेरे मित्र हैं वैशाली में, उनका मैंने राज भाई का फ़ोटो ले लिया,
क्योंकि कोरोना में उन लोगों ने वो मदद कर दी जो बड़े बड़े अडानी अंबानी टाटा बिरला शायद ऐसे अवसरों पर कर पाते नहीं कर पाते पता नहीं, समझ रहे मेरी बात को। तो मुझे वहाँ इस तरह की हालातों का सामना भी करने का अवसर मिला और उसमें हमने अपने आप को खड़ा करने साबित करने में पूरी कोशिश की और हम सफल रहे। मुझे ऐसा लगा कि जीवन में सारी सेवा जो की गई थी वो एक तरफ और कोरोना में जो मैदान में हम खड़े थे वो एक तरफ। हाँ, मुझे अधिकारी कई बार डांटते थे, अरे क्या कर रहा, कहीं प्रेम करते हैं, बड़ा प्रेम है कहीं अधिकारियों का। तो उन्होंने कलेक्टर साहब ने एक बार बीच में रोक करके कि तुम टाउल भी नहीं लगाते हो। मैंने कहा साहब मुझे कोरोना नहीं हो सकता। बोले गलत फहमी मत रहो। तो मैं नहीं, वो टाउल टूल नहीं लगाता था मैं। अच्छा, मैं कुछ नहीं किया, कुछ प्रोटेक्ट कुछ नहीं किया, ये सब वो सब मैं बस काम करता था धड़ल्ले से। मुझे डॉक्टर ने बाद में बताया जब मेरा वो वैक्सीन, वो क्या बोलते हैं, वो इंजेक्शन लगाते हैं ना, नेजल टेस्ट, हाँ वो सब किया तो उन्होंने कहा कि आपको कोरोना होकर भी जा चुका है। मैंने कहा मुझे कोरोना? बोले ये गलत फहमी मत रहो। उसके बाद मैंने सब लोगों को माफ़ी भी मांगी, रिक्वेस्ट भी किया कि भैया सब मास्क लगाओ। हम तो थोड़े गलती में रह गए कि हम पर्यावरण के लोग हैं भाई, जंगलों में रहते हैं, कोरोना पोरोना। बोले आपकी इम्यूनिटी पावर वो तो स्ट्रॉन्ग थी इसलिए आपको पता नहीं चला और आया गया। तो लेकिन अच्छा अनुभव रहा। सर ये जो चंबल में आपने डकैतियों के साथ में अगर आपका कोई बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग स्टोरी हो, या फिर जो एरिक श्रॉम जी हैं, चंबल के जो हमारे पूर्व दस्यु भाई बहन हैं, वो ताकत तो वैसी ही थी, ताकत तो वही रहेगी ना। वो उस जगह रहने से ही थोड़ी होता है। क्या मैं रामनाथ कोविंद साहब का सम्मान करना बंद कर दूं कि मेरे राष्ट्रपति नहीं है वो? उनका सम्मान तो वही रहेगा। तो वो अच्छे रास्ते की बात कर रहा हूँ। ये वाला रास्ता तो समाज दुनिया ने देखा, क्यों उस रास्ते पर जाने के लिए वो मजबूर हुए वो भी सबने देखा। अब किसी पर आरोप लगाने या कुछ करने की ज़रूरत नहीं, दुनिया में सबको पता है। लेकिन मुझे सिर्फ इतना समझ में आया, इरफान भाई की फिल्म, स्पेशल थैंक्स टू इरफान खान, इरफान भाई की वजह से वो पान सिंह तोमर से जुड़ना हुआ और उस प्रेरित होकर के बीएड में जाने का मौका मिला। लगभग 2 साल मेरा वहाँ संघर्ष रहा और बड़े देवता लोग हैं, मुझे तो कोई डाकू नहीं मिला। बंदूक रखना तो उनका एक वो है, ठीक है, लेकिन सच ये है कि बड़े अच्छे लोग हैं। मेरा 74 kg वेट भी उन्होंने किया वहाँ पर। देसी जो गाय का दूध दही मुझे बड़ा, वहाँ मैं दूध दही का बड़ा प्रिय है मुझे, और स्पेशली गाय का मिले तो फिर क्या कहना। तो वो सब हमने वहाँ देखा और ये समझ में आया कि एक बहुत बड़ी ताकत है जो एक इशारा करती है तो कई गाँवों तक उसकी पहुँच होती है ना। तो हमने उनसे यही कहा कि अब आवाज़ लगाइए। पहले तो वो आप आवाज़ लगाते थे कि अब इतनी तारीख को इतने बजे तुम्हारे लूटेंगे, है ना। अभी आवाज़ लगाइए कि इतनी तारीख को इतने बजे हम पेड़ लगाने आ रहे हैं। तो अपने बच्चों को भी इकट्ठा करके रखिए। तो कॉलेजों में, स्कूलों में जाना, उनके साथ में पंचायतों में लोगों से मिलना बड़ा अच्छा लगता था। लगभग 38 पूर्व कुख्यात दस्यु जो कहे जाते थे वो सब हमारे जयपुर में यहाँ पंचायती राज इसी संस्थान के कार्यक्रम ऑडिटोरियम में इकट्ठे हुए और एक अच्छा मैसेज गया। उसके बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। जितना बड़ा हम चाहते थे उतना बड़ा नहीं हो सका। हमने माननीय पूर्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी के सामने कई बार मुंबई में, दिल्ली में, कई जगहों पर, जयपुर में, और बहुत अनुरोध किया, लेकिन शायद वो कहीं व्यस्त रहे होंगे तो हम थोड़ा निराश रहे उस समय। लेकिन अनिल माधव दवे साहब जब आए तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के नाते उनके सामने हमने जाके विषय रखा कि केंद्र सरकार उन बीहड़ को, चंबल से चित्रकूट तक का जो बीहड़ है नदी के किनारे आसपास का, उसको समतल करना चाहती है। तो हम नहीं चाहते कि बायोडाइवर्सिटी डैमेज होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि उसको वापस पर्यटन के रास्ते तलाशे जाएँ, कुछ और किया जाए। तो उन्होंने हमें मार्गदर्शन किया था, उनका निसंदेह रूप से हमें आश्वासन मिला था। लेकिन उसके बाद वो शरीर रूप में नहीं रहे और अचानक उनका हमारे बीच में से जाना बड़ा दुखद रहा। एक भले इंसान थे, अच्छे इंसान थे, पर्यावरण को बहुत करीब से समझते थे, जानते थे। अभी भूपेंद्र यादव जी के सामने भी हमने विषय रखा है, लेकिन अब कब उनकी व्यवस्थाएं समाप्त होगी ये तो समय बताएगा। लेकिन वहाँ का अच्छा अनुभव रहा। आज वहाँ का अवैध खनन जो हो रहा है, वो अवैध खनन में बहुत कमी आई है। हरे पेड़ों की कटाई जो हो रही है, जो लंबे समय से इधर उधर चल रही थी, उसमें कमी आई है। तो अवैध खनन के अलावा वहाँ पर वन्य जीवों का शिकार के मामले आते थे आए दिन, उसमें कमी आई है। तो कहीं न कहीं दस्यु भाइयों ने श्री कल्पतरु संस्थान के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सार्थक प्रयास किया है और मुझे बड़ा खुशी है कि हमें ईश्वर ने उसमें सहभागी बनाया। सर ये जो फॉर्मर UNEP के जो प्रेसिडेंट साहब, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के छठे प्रमुख आदरणीय एरिक सोलिम साहब हमारे वैश्विक स्तर पर मार्गदर्शक हैं
और ऑनरेबल एरिक सोलिम के गाइडेंस से हम लोग अभी बहुत जल्द 2024 में हम लोग जयपुर एनवायरनमेंट फेस्टिवल का भी प्लान कर रहे हैं। अरे वाह। तो वर्ल्ड के 197 कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स में पार्टिसिपेट करें और ज़मीनी स्तर के लोग जो जिन्हें झोला छाप लोग कहते हैं, जो हमारे जैसलमेर बाड़मेर में के इलाकों में कहीं पड़े हैं बेचारे, जिनको कोई पूछता तक नहीं है, कहीं ले रहे हैं वो अपना पेड़ लगा रहे हैं, कहीं टहनियाँ बबूल की काट के वो लगा रहे हैं, लगातार सेवाएं हो रही है, लेकिन वो जानते ही नहीं यूएन क्या होता है। तो जब हम समझ गए तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम ज़मीनी स्तर के लोगों को वैश्विक मंच प्रदान करें और उनकी जो परंपरागत जो सोच है ना वो बड़े काम की है, जिसको आजकल लोग इनोवेशन बोलने लगे हैं। दरअसल वो हमारे यहाँ तो बहुत पहले से थी, तो वो चीज़ें वैश्विक स्तर पर जाए तो जयपुर डिक्लेरेशन के माध्यम से विश्व का पर्यावरण जगत का दिशा और दशा दर्शन हो सकता है। तो ऐसे एक प्रयास करेंगे। तो एरिक सोलिम साहब प्रभावित होकर के हमारे कार्यों से, उनका बड़प्पन है हमारे लिए ऊपर बड़ा आसान है उनका। एरिक साहब मेरे गांव लांबा भी पहुंचे, टोंक ज़िले में, हमारे जो वहाँ पर किसान भाइयों द्वारा लाखों पेड़ लगाए गए हैं। मोदी जी बोलते हैं कि दोगुनी अपनी आय कीजिए, हम तो चौगुनी कर रहे हैं, है ना। तो वहाँ पर बहुत इनोवेशन जो किए गए हैं उनको भी देखा उन्होंने। और सबसे बड़ी बात कि हमने कभी कोई सपोर्ट नहीं मिला, हमें न हम लेने गए न कोई देने आया, तो उस हालातों में काम किया है। और एरिक साहब जैसे विराट विनम्र व्यक्तित्व का यहाँ आना, तो एरिक जो है वो ज़मीनी स्तर के व्यक्ति हैं, एरिक का मुकाबला मुझे नहीं लगता कोई दूसरा कर पाएगा। तो एरिक जयपुर भी आए, डायलॉग विद एरिक सोलिम कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने राजस्थान के जो ज़मीनी स्तर के लोग थे उनके साथ भी संवाद किया और गांव जाकर के वहाँ भी हमारी जो मातृशक्ति थी जो काम कर रही है उनके साथ लावणी भी की उन्होंने। अच्छा। मिट्टी के बर्तनों में वो खाए भी, उन्होंने गाड़ी पर भी वो बैठ के, बैलगाड़ी पर भी यात्रा की, उन्होंने ऊँट पर भी बैठ के यात्रा की, ऊँट गाड़ी पर भी। ऐसे बहुत इनोवेशन उन्होंने देखे। उन्होंने बनास नदी में जो अवैध खनन हो रहा है उस पर भी दुख व्यक्त किया, मुझ पर जो अटैक हुए उस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों का होना ही हमारे लिए गौरव की बात है। सर, सबसे जी। पहले आपको ट्री मैन ऑफ इंडिया आपने सबसे पहले कब सुना ये कि मुझे ये 22 मार्च 2012 को राष्ट्रपति भवन में ऑनरेबल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उस समय, तो प्रणव दा एक महान व्यक्ति है, प्रणव दा का कोई जवाब नहीं। प्रणव मतलब ये महान लोगों का यही बड़प्पन है, वो जिसके कंधे पे हाथ रख दें वो फिर मतलब चल नहीं पड़ता, उठ पड़ता है, तो यही बड़प्पन है। सर, आपको ऐसे कितना समय लगा ये नाम तक आने में, और आपको विष्णु लांबा जी के नाम से जाने जाए, ट्री मैन ऑफ इंडिया नाम से? ऐसा कभी नहीं था। विष्णु मेरा जो रिकॉर्ड में नाम है वो थोड़ा अलग है। अच्छा। मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ कि मुझे किसी भी मतलब जाति जो है ना, वो आपका स्वजातीय स्वाभिमान गौरव का विषय हो सकता है, जी। लेकिन जातिवाद शब्द जो है ना वो बड़ा खतरनाक है। जी। मुझे लगता है कि सब लोग अपने अपने काम अपने तरीके से करें, लेकिन उसमें ना जाएं। आप समझ रहे हैं? मेरे संघर्ष में तो आप साथ ही नहीं थे, जी। और जब मैं आईएएस बन गया तो आप बोल रहे हो हमारे समाज का गौरव। अरे वो गौरव जो है ना, वो उधर सर्दियों में ठिठुर रहा था, रोटियां नहीं मिल रही थी, फीस जमा कराने का पैसा नहीं था, उस दिन तो तुम्हें गौरव याद नहीं आया। तो इसलिए मेरा एक रहता है हमेशा कि अभी तो इसलिए लांबा एक मुझे कुछ न कुछ तो करना था। मेरे बड़े भाई साहब यहाँ छात्र राजनीति में पढ़ाई करते थे, तो काम करते थे राजस्थान कॉलेज में, तो उनके नाम के आगे भी लांबा लगा हुआ था। तो हम नए जयपुर में आए गर्मियों की छुट्टियों में घूमने, तो उधर लोगों ने, मैं ज़्यादा एक्टिव था, बाहर जाता था, छोटा था लेकिन मैं एक्टिव था, तो उधर वो लांबा लोगों ने लगाना शुरू कर दिया। तो मुझे लगा यार ये लाम भी ठीक है वैसे। फिर मैं सोचा यार अपन तो छुट्टी से गए हैं, बड़े भाई साहब को सब जानते हैं जयपुर में, राजस्थान में। खैर, तो बाद में मुझे गज़ल लिखने का जब शौक़ शुरू हुआ तो हमने वो तखल्लुस लिखते हैं गज़ल में, तो वो एक मेरा व्यक्तिगत शौक़ है, मैं सार्वजनिक मंच पर उसको नहीं ले जाना चाहता। लगभग 4000 गज़ल मैंने अब तक लिखी होगी, तो वो एक है, अपना अपना मसला है। तो मुझे लगता है कि मुझे बस अकेलापन कभी लगे आपको, तो आप कुछ दरख्तों की बातें, कुछ पर्वतों की बातें, कुछ नहरों की, कुछ नालों की, कुछ तितलियों की, कुछ झरनों की, कुछ फूलों की, कुछ शबनम की, कुछ कतारों की, कुछ अंधेरों की, कुछ उजालों की, कुछ खुशियों की, कुछ दुखों की, वो सब बातें आप उधर कर सकते हैं। सर, एक हो जाए सर, एक गज़ल तो नहीं, गज़ल जमाने के लिए नहीं है। कविता अगर आप बोलना चाहते हैं। करे है याद भी गर तो सताने के लिए कोई, करे है याद भी गर तो सताने के लिए कोई, मेरा नाम लिखता है मिटाने के लिए कोई। करे है याद भी गर तो सताने के लिए कोई, मेरा नाम लिखता है मिटाने के लिए कोई। तेरी महफिल से उठकर आ गया उम्मीद ये लेकर,
तेरी महफिल से उठकर आ गया उम्मीद ये लेकर कि पीछे आ रहा होगा मनाने के लिए कोई। बहुत खूब। मुझे अपना नहीं कहता मगर फिर भी ज़रा सा मुस्कुरा तो दे दिखाने के लिए कोई। ना मिलना रूबरू चिलमन से झांक तो लीजिए, लिए दुखड़ा खड़ा दर पर सुनाने के लिए कोई। बहुत लंबी छोड़िए छोड़िए। बहुत खूब सर। खैर, तो मेरा कहने का मतलब है कुछ भी, मतलब आप, मैंने सुना दिया बस किसी का मिसरा उठा के आपको। लेकिन सच ये है कि टोंक की जो आबो हवा है, जो सरजमी है, वो जो तहज़ीब है, वो जो मट्टी है, उसमें गज़ल पनपती है। उस मट्टी को दिल से छू कर निकले हो, उस आबो हवा से निकले हो छू कर के, आपको शायर बनना पड़ेगा। उस आबो हवा से हम भी टकराए, बहुत ज़रा से छोटे से टकराए, इतने से टकराए, लेकिन इतना अंदर तक घुस गया कि पता ही नहीं चला और यहाँ तक वार बैठ गया। जो यहाँ बैठ गया वही काम का है। इधर तो बात करते हैं मूर्ख लोग, कायर लोग बातें करते हैं ना इधर की। कलेजे वाले तो कलेजे की बात करते हैं, तो हमने कलेजे की बात कागज़ पर उतारना शुरू किया। किसी ने कहा ये नज्म है, किसी ने कहा ये दुआ है, किसी ने कहा ये रुबाई है, किसी ने कहा ये कुछ और है, किसी ने कहा कुछ और है। हमने कहा लोगों को अच्छा लगे ना लगे, हम तो अपनी बात कर रहे हैं। तो हमने इस तरह शुरुआत की। तो मतलब मुझे लगता है टोंक का जो आदमी है वो गज़ल गाता है, गज़ल ओढ़ता है, गज़ल बिछाता है, गज़ल सूंघता है, गज़ल महसूस करता है। वो गज़ल के दरमियाँ, गज़ल उसके दरमियाँ है। अब मुझे बहुत लोग बोलते हैं, मैं संस्कृत परिवार से हूँ, मेरे परिवार का माहौल मंत्रों का माहौल है, संस्कारों का सनातन माहौल है, मुझे गर्व है। मैं तो परंपरा से आया हूँ, आप तो पढ़ रहे हो दूर रह करके, मैं तो साधु परंपरा से निकला हूँ। तो कोई चीज़ बुरी या अच्छी आपके उस पे है। अच्छा ही नहीं कि मैं इस बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। ऐसे तो हज़ारों सवाल हैं, सवाल तो पैदा होते रहेंगे, हम मर जाएंगे, सवाल फिर भी बरकरार रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो एक मैं प्रार्थना करना चाहूँगा आपके मंच के माध्यम से। सवाल तो बहुत हैं जो चुभते रहते हैं। हम भी सोचते हैं कि कोई पूछ लेगा तो इसकी बात कर लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जो राष्ट्र और समाज के कल्याण के लिए अपना योगदान किसी भी तरीके से देने निकला है, वो सबसे पहले ये तय करे कि मैं किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखूँगा। अगर किसी ने तय कर लिया कि मेरी किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, वो बहुत आगे जाएगा और पवित्रता के साथ में 100% अपना देश और समाज को दे पाएगा, मानवता की सेवा में दे पाएगा। जिस दिन से मुझे राष्ट्रपति महोदय ने ये शब्द दिए और तब से थोड़ा आशीर्वाद मिला, मीडिया का, लोगों ने बुलाना शुरू किया, सब चीज़ें चली। मैं तो चाहता हूँ भारत के गली गली में, भारत के कोने कोने, भारत के घर घर में भारत का हर आदमी ट्रीमैन होना चाहिए। भारत का हर व्यक्ति भारत का ट्रीमैन होना चाहिए। विष्णु लांबाई क्यों ट्रीमैन ऑफ इंडिया होना चाहिए? पर्यावरण जैसे मुद्दों को बीजेपी कांग्रेस से साइड में कर दीजिए, ये सबकी जिम्मेदारी है, सबको करना चाहिए। एक यूनाइटेड नेशंस की अभी एक कैंपेन चल रहा है, रुकने की शपथ लें, रुकने की शपथ लें। कुछ भी सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हो, प्लीज़ 2 मिनट रुको। मैं नहीं कह रहा कि आप रुके ही रहो, आप रुको, अभी रुको, 2 मिनट रुको, बस रुको, पढ़ो, सोचो, समझो और उसका फैक्ट चेक करो। जिसको आप शेयर करने जा रहे हो उसमें सच्चाई कितनी है, जिसको आप लाइक करने जा रहे हो, जिस पे आप कमेंट करने जा रहे हो, आपकी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया है। मैं ऐसा मानता हूँ संसार का सर्वश्रेष्ठ और सबसे ताकतवर, सबसे बड़ा आदमी अगर कोई है तो वो आप खुद हैं, ये तय करो। दूसरे को महान मानते मानते ज़िंदगी गुजर गई। मैं पौधा लेकर के सबके पीछे भागता रहा, यही देखिए कि हम कई बार लोगों के पास में फलाना एक्टर आ रहा है, चलो पौधा देने। हमारा स्वार्थ क्या था कि ये हमारा पौधा पकड़ लेगा तो प्रचार थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। अब समझ में आया है कि जो सचमुच में पर्यावरण पे काम कर रहे हैं उनको मोटिवेट करने की आवश्यकता है। तो इसलिए मेरा निवेदन था कि आप रुकने की शपथ लें, बस ये सबसे बड़ी प्रार्थना है। 2023 में इतना काम कर लें। तो मेरा कहने का मतलब ये है, एक कोशिश है जो पूरी ईमानदारी, पूरी खुददारी, पूरी वफादारी के साथ चल रही है। न किसी को दिखाने की ज़रूरत है, न किसी से कोई उम्मीद है। अपना अंदाज नहीं छोड़ेंगे, अपना काम नहीं छोड़ेंगे, अपना इरादा नहीं बदलेंगे। वो माफिया आ जाए, खनन माफिया आ जाए, सारे के सारे नेता अधिकारी सबके सब भ्रष्ट हो जाएं तो भी क्या है, ज़मीन पे रहेंगे, ज़मीन की बात करेंगे। जल, जंगल और जानवर के लिए, ज़मीन के लिए हर संभव जो हमसे होगा हम करते आए हैं, करते रहेंगे। विश्व वानिकी दिवस पर उस संकल्प को फिर दोहराया है, आज हज़ारों विद्यार्थियों के बीच में दोहराया है। और मुझे आशा है कि जो अन्य कैंपेन अभी स्टार्ट हो रहे हैं उससे भी 2023 में लोग जुड़ेंगे।
हमारा जो संकल्प था कि हम 5 करोड़ पेड़ लगाकर इस धरती के कल्याण के लिए अपनी तरफ से एक भेंट देंगे, 50 लाख वृक्ष लगाने का लक्ष्य हमने पूर्ण किया। तब भी हमने पूरी दुनिया को बताया। अभी 72 पॉइंट कुछ हमने कंप्लीट किया ग्रीन लंग्स पार्ट 1 के माध्यम से। आने वाले दिसंबर 2023 तक कल्पतरु संस्थान 1 करोड़ पेड़ लगाने के संकल्प को पूरा करके भारत के केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री को लिखित में डाटा देने जा रहा है। 50 लाख का डाटा दिया जा चुका है। आप समझ रहे हैं, ये कार्य अगर बिना किसी सरकारी अनुदान के होता है तो मुझे लगता है लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए और आगे आना चाहिए। तो मुझे आशा है कि लोग जुड़ेंगे और शिकायतें हर दौर में रहेगी। शिकायत राम से भी रहेगी, कृष्ण से भी रहेगी और शिकायतें रहना चाहिए। हमें एहसास कराती रहती हैं कि हम और निखरते रहें, पॉलिश्ड होते रहें, हमारी अच्छाइयाँ ना करें, हमें तो अपनी कमियाँ बताएं, हमें सुझाव दें, लेकिन हमें लट भी ना मारें। हमें इस तरह से गोलियां चलाएंगे हमारे ऊपर अवैध खनन करने वाले नेताओं के इशारों पर, अधिकारियों के इशारों पर, तो आने वाले लोग कैसे हिम्मत करेंगे इधर आने की। आप वाकई बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। मैं आपके इस मंच को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आपने वो सवाल पूछने की कोशिश की जो मेरे लिए थोड़ा नया था, अंदाज़े बयां। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहिए, आबाद रहिए। नमस्कार खमागणी, मैं विष्णु लांबा। आज मैं विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर सिटी स्कोप के माध्यम से जो मेरा इंटरव्यू लिया गया है उसका अनुरोध करने आया हूँ। सिटी स्कोप के विभिन्न माध्यमों से सोशल मीडिया पर आप इसे देखें और मुझे सुझाव दें कि मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ और कहीं न कहीं मुझे आपसे सीखने का अवसर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर एक बार पुनः शुभकामनाएं।